ऑडिटिंग की नायाब दुनिया में, खूबसूरत दुनिया में आप सबका स्वागत है। आज हम अपनी डेमो क्लास में बिल्कुल बेसिक्स ऑफ ऑडिटिंग के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। तो ऑडिटिंग, ये बहुत सारी हमें हमारे दिमाग में क्यूरियोसिटी रहती है, ऑडिटिंग क्या चीज है। हम लोग जैसे ही इस सीए के प्रोफेशन में एंटर करते हैं, देखिए, सीए प्रोफेशन इज मेंट फॉर ऑडिटिंग। We, the Chartered Accountants of India, is the sole profession of auditing in the country. All the टाइप्स ऑफ ऑडिटिंग, चाहे वो इंटरनल ऑडिटिंग हो, बैंक ऑडिट हो, एक्सटर्नल ऑडिटिंग हो, जितनी भी ऑडिटिंग है वो हमारे प्रोफेशन को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने गिफ्ट करी हुई है। तो हम इस प्रोफेशन के लिए ही हम इतनी पढ़ाई करते हैं। तो अब हम बिल्कुल बेसिक से इस क्लास को स्टार्ट करते हैं, बिल्कुल बेसिक से इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। सो ऑडिटिंग, यस, ऑडिटिंग क्या चीज है? ऑडिटिंग क्या चीज है, इसको हम बिल्कुल घर की एक स्टोरी से समझने की कोशिश करते हैं, बिल्कुल सिंपल स्टोरी घर की। तो क्या हुआ, जैसे मैं यहाँ पे अपने बारे में बताती हूँ। आई एम चार्टेड अकाउंटेंट बाय प्रोफेशन, सीए आकांक्षा अरोड़ा, राइट, सीए आकांक्षा अरोड़ा। और इसको बिल्कुल बेसिक से समझेंगे। तो मेरे परिवार वाले एक दिन मुझको छोड़ गए कि भाई अब तुम्हें घर संभालना है, तुम्हें ये पूरा घर संभालना है, ये पूरी मैनेजमेंट देखनी है, ग्रोसरीज खरीदनी है, सारे बिल्स पे करने हैं, घर को चलाना है, सारे एम्प्लॉयज तो खैर घर पे नहीं होते, नौकरों को तनख्वाह देनी है, उनसे सारा काम करवाना है, ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे सिर पर आ गई। अब जैसे ये रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे सर पर आ गई, ये पूरे मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे सिर पे आ गई, इसके लिए जो मेरे पेरेंट्स थे, मेरे पापा मम्मी, उन लोगों ने मुझे बहुत सारे घर चलाने के लिए पैसे दिए, मनी दी मेरे पेरेंट्स ने कि मुझे घर संभालना है, बहुत अच्छे तरीके से मुझे घर संभालना है। अब जी घर संभालना है, पेरेंट्स ने पैसे दिए हैं और पेरेंट्स चले गए बाहर, विदेश, एब्रॉड चले गए ट्रिप पे कि चलो जी अब तुम घर संभालो, हम तुमको पैसे देके जा रहे हैं और तुम ये मैनेजमेंट करो। अब मेरे लिए ये बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। इसके मैनेजमेंट के लिए मैंने बहुत बहुत ज्यादा दिमाग लगाया। अब तुम बोलोगे घर के मैनेजमेंट के लिए, जी हाँ, कि कैसे प्रॉपरली मनी मैनेज होगी, कैसे सारे एक्सपेंस बियर होंगे, कैसे घर अच्छी तरीके से अफेक्टिवली चलेगा। तो इन सारी चीजों के लिए मैंने बहुत मेहनत करी। अब मैंने अपने, यहाँ पे मैं बोलूंगी, रामू काका के साथ मिलकर सारे एक्सपेंसेस करे घर के। रेवेन्यू आया हुआ था मम्मी की तरफ से, तो लेट से पैसा आया है और मम्मी ने मुझे 50,000 रुपए दिए हैं एक महीने को मैनेज करने के लिए। तो मैंने रामू काका के साथ मिलकर पूरा महीना उन रुपए से चलाया। अब मेरे हिसाब से मैंने मैनेजमेंट कर ली, घर चला लिया, सारे बिल्स पे कर दिए। लेकिन जब मेरे पेरेंट्स लौट के वापसी आए, दे वर नॉट हैप्पी विद माई परफॉर्मेंस। दे वर लाइक कि घर इतनी अच्छी तरीके से मैनेज नहीं है, घर में चीजें नहीं है, लैक कर रहा है, घर इतना क्लीन नहीं है, घर में इतना सामान नहीं है, जैसा घर मैनेज होना चाहिए था वैसा नहीं है। अब भाई मैंने इतनी मेहनत करी बट स्टिल दे वर नॉट हैप्पी। तो अब मैंने उनको बोला कि जो भी आपको करना है आप चेक कर लीजिए, अगर मेरे काम में कुछ कमी दिख रही है, पेरेंट्स को बोला मेरे काम में आपको कुछ कमी दिख रही है तो आप बकायदा देख लीजिए, मुझे बताइए कि मेरी कमी कहाँ पर है। तो पेरेंट्स ने बोला ठीक है, अब तुम्हारा काम एग्जामिन होगा। मैंने कहा एग्जामिन होगा, कौन करने वाला है एग्जामिन? पेरेंट्स ने बोला एग्जामिनेशन कौन करेगा? तुम्हारी खुद का ब्रदर। अब भाई ये जो ब्रदर एग्जामिनेशन करने वाला था, ये जो बंदा है, ये
कहीं ना कहीं मैं बोलूंगी ही इज एंटी ऑफ मी, मेरा भाई इज हाईली एंटी ऑफ मी, कि अगर मैं कुछ अच्छा भी करती हूँ तो ही इज द पर्सन जो मेरे काम में कमी निकालता है। तो अब अल्टीमेटली जब ये मेरे काम में बहुत कमी निकालता है, जो मेरा अपना खुद का भाई है, तो मैं डर गई। तो मेरे भाई ने मेरे से दुनिया भर की चीजें मांगी, प्रोडक्ट्स जो मैं खरीद के लाई थी उसके बिल्स मांगे, जो जो मैंने इलेक्ट्रिसिटी बिल दिए या मैंने और कोई एक्सपेंडिचर करा, वाटर एक्सपेंडिचर, इलेक्ट्रिसिटी बिल, सैलरी दी अपने रामू काका को, इन सबसे रिलेटेड उन्होंने मेरे से रजिस्टर मांगा, उन्होंने मेरे से बिल्स मांगे, मैं ग्रोसरी लाई उसके बिल्स मांगे। तो ब्रदर इज लाइक अ बिग ऑन एग्जामिनर, उसने मेरी एक एक चीज चेक करी, इवैल्यूएट करी, बकायदा एनालाइज करी, वेरीफाई करी। मैं इतने भयंकर वर्ड बोल रही हूँ, धीरे धीरे यू विल ट्राई टू अंडरस्टैंड कि ये जो चेकिंग कर रहा है मेरा भाई, सिर्फ क्यों कर रहा है कि शायद वो मेरे काम में कुछ कमी निकाले, कुछ डिस्क्रिपेंसी निकाले और वो उसकी रिपोर्टिंग मेरे पेरेंट्स को दे दे। तो मेरा भाई बकायदा ओपिनियन देना चाहता है, ओपिनियन देना चाहता है मेरे काम पे, जो मैंने महीने भर काम करा है, और उसको उसकी रिपोर्ट किसको देना चाहता है? मेरे पेरेंट्स को। तो अब अल्टीमेटली इसी को हम ऑडिट के एंगल से समझते हैं। क्या, ध्यान से देखेंगे मेरे बच्चों, ध्यान से देखेंगे कि ऑडिट के एंगल में हम इसी कहानी को रखते हैं, सेम घर की कहानी को हम ऑडिट के एंगल में रखते हैं। तो देखो, यहाँ पेरेंट्स है, पेरेंट्स, और यहाँ पे मैं अपना नाम ऐसे लिख रही हूँ, सीए, और इधर मेरा भाई, इधर मेरा भाई। आज सीए भी नहीं लिखती, चलो भाई कर रहा है एग्जामिनेशन, मैं यहाँ पे अपना नाम आकांक्षा लिखती हूँ, आकांक्षा, और यहाँ पे मेरा भाई है, ठीक है जी। और ये मेरे पेरेंट्स। अब मेरे पेरेंट्स कौन है, मैं उनको यहाँ पे अब टेक्निकल नाम देने वाली हूँ, मैं अपने पेरेंट्स को यहाँ पे नाम देने वाली हूँ, दे आर शेयर होल्डर्स, और राइट वर्ड विल बी स्टेक होल्डर्स, जो आपने लॉ में पढ़ा है, स्टेक होल्डर। पेरेंट्स कौन है? स्टेक होल्डर, ठीक है जी। अब मैं कौन बेचारी? मैनेजमेंट, 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 यानी कि मैं पूरी चीजें मैनेज करती हूँ, किसके साथ मिलकर? एम्प्लॉयज के साथ मिलकर। ऑल राइट जी। तो मैं मैनेज करती हूँ, एम्प्लॉयज के साथ मिलके मैनेज करती हूँ। और भाई मेरे पेरेंट्स ने मेरे दुश्मन को अपॉइंट करा है, मेरे भाई को, सॉरी विद ये सारे एग्जाम्पल जो मैं अभी बोल रही हूँ, आप प्लीज इसे सचमुच नहीं मांगेंगे, ये फिक्टिशियस है, सिर्फ आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए है, ठीक है। सो विद डिस्क्लेमर क्लॉज, जो मेरा भाई, जो मेरा दुश्मन है, उसको यहाँ पे हम एक बहुत अच्छा सा नाम देने जा रहे हैं, ऑडिटर, ऑडिटर। ही इज द ऑडिटर हु इज इंडिपेंडेंट ऑडिटर, बिल्कुल स्वतंत्र, बिल्कुल मेरे पक्ष में कुछ भी नहीं करेगा, मेरे लिए बिल्कुल मेरे इंटरेस्ट में काम नहीं करने वाला, मेरे फेवर में काम नहीं करने वाला, मेरी सुनने वाला ही नहीं है। तो मेरा भाई जो ऑडिटर है, जो इंडिपेंडेंट ऑडिटर है, वो कहीं ना कहीं मेरे काम को, क्योंकि मैं मैनेजमेंट हूं और मैंने एम्प्लॉय से सारा काम करवाया है, उसको बकायदा क्या करने वाला है मेरे बच्चों? एग्जामिनेशन, एग्जामिनेशन। वो मेरे काम को एग्जामिनेशन करने वाला है, और उसके बाद उस पे क्या देगा? ओपिनियन, अपनी राय व्यक्त करेगा। और ये ओपिनियन रिपोर्ट बनाकर किसके पास पहुंच जाएगी? टू द स्टेक होल्डर्स, यानी कि मेरे पेरेंट्स। आई होप यू आर गेटिंग द लिंक। आपको ये लिंक समझ आ रहा है कि कैसे इस घर में ऑडिट हुई है, ऐसे ही रियल में ऑडिट होती है। पेरेंट्स,
पैसा लगाते हैं, स्टेक होल्डर्स में जो सबसे फर्स्ट वर्ड मैं बोलूंगी शेयर होल्डर, कंपनी में पैसा लगाते हैं। मैनेजमेंट डे टू डे अफेयर्स मैनेज करती है एम्प्लॉयज के साथ मिलकर, और अल्टीमेटली ऑडिटर स्टेक होल्डर्स के कहने पे, शेयर होल्डर्स के कहने पे मैनेजमेंट का, एम्प्लॉयज का, पूरी कंपनी का ऑडिट करता है। और कैसे करता है? अनबायस्ड ऑडिट करता है। और ऑडिट मतलब, अब मैं खूबसूरत शब्द लिखने वाली हूं, ऑडिट के खूबसूरत शब्द। क्या करता है ऑडिटर? एग्जामिनेशन करता है, ठीक है जी। साथ साथ मैं यहाँ पे और वर्ड लिख रही हूं, चेकिंग करता है, चेकिंग। और भी खूबसूरत वर्ड जी, एनालिसिस करता है, एनालिसिस। और भी वेरीफाई करता है, और इवैल्यूएट करता है, और रिव्यू करता है। ऐसे और भी खूबसूरत वर्ड है, हम धीरे धीरे सीखेंगे, धीरे धीरे सीखेंगे। आज बिल्कुल बेसिक्स, बिल्कुल बेसिक्स। तो ये जो ऑडिटर है, जो एग्जामिनेशन कर रहा है, चेकिंग कर रहा है, एनालाइज कर रहा है, वेरीफाई कर रहा है, इवैल्यूएट कर रहा है, रिव्यू कर रहा है, किसका काम? कंपनी का काम। और फिर खूबसूरत सा ओपिनियन दे रहा है, और ओपिनियन बिल्कुल सच्चा, क्योंकि वो इंडिपेंडेंट है तो बिल्कुल सच्चा ओपिनियन दे रहा है। किस रूप में? रिपोर्ट की रूप में। और ये ओपिनियन स्टेक होल्डर्स के पास चला जा रहा है। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग माई पॉइंट, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। सो इसी कॉन्टेक्स्ट पे, इसी कॉन्टेक्स्ट में आज की इस मजेदार धमाकेदार क्लास में हम ऑडिट की बेसिक डेफिनेशन को समझने की कोशिश करते हैं। तो चलिए जी समझते हैं ऑडिट की बेसिक डेफिनेशन। चलिए चलिए, और आज की हमारी ये क्लास इसी डेफिनेशन पे बेस्ड होगी। तो डेफिनेशन हम देखते हैं। डेफिनेशन हमारा चैप्टर 1 का हिस्सा है। चैप्टर 1 का नाम है नेचर, ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप ऑफ ऑडिट। नेचर, ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप ऑफ ऑडिट। और पहला पार्ट होता है चैप्टर 1 का नेचर। व्हाट इज द नेचर ऑफ ऑडिट, जिसमें हम जानने की कोशिश करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि ऑडिटिंग का मीनिंग क्या है, ऑडिटिंग की डेफिनेशन क्या है। तो हम नेचर में जानेंगे मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ ऑडिटिंग। हम नेचर में जानते हैं मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ ऑडिटिंग। तो चलिए जी, ऑडिटिंग की डेफिनेशन में यहां पे सबसे पहला शब्द ही लिखा है इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन of financial information of any entity। और ये वेदर प्रॉफिट मेकिंग और नॉट, कैसा साइज, कैसा लीगल फॉर्म, सब समझेंगे। विद अ व्यू टू एक्सप्रेस एन ओपिनियन thereon, हमें इसी पर ओपिनियन देना है। और इसी छोटी सी परिभाषा, इस छोटी सी डेफिनेशन को हम खूब डिटेल में एनालाइज करने की कोशिश करते हैं। तो हम शुरुआत कर रहे हैं फर्स्ट वर्ड से। ऑडिट मींस इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन, इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन। अब इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन क्या है, मैं और इसमें शब्द ऐड करती हूं, और शब्द ऐड करती हूं। इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन मीन्स किसी के फेवर में नहीं, किसी के फेवर में नहीं, किसी के इंटरेस्ट में नहीं, किसी के इंटरेस्ट में नहीं, किसी के सबऑर्डिनेट नहीं, किसी का भी सबऑर्डिनेट नहीं, किसी के इन्फ्लुएंस में नहीं, किसी के इन्फ्लुएंस में नहीं, बिल्कुल ऑनेस्ट, बिल्कुल अनबायस्ड, बिल्कुल इम्पार्शियल होके
एग्जामिनेशन करनी होती है, यानी किसी के फेवर में नहीं, सिंपल बोलूं, फ्री ऑफ, फ्री ऑफ एनीबॉडीज इंटरेस्ट, किसी के पक्ष में करना ही नहीं है, बिल्कुल स्वतंत्र होके, बिल्कुल अनबायस्ड होके, इम्पार्शियल होके, ऑनेस्टी, इंटीग्रिटी, इन सब के साथ हमने क्या करना होता है, इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन। तो चलिए जी, इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन को और तवज्जो देते हैं, राइट, चलते हैं। तो इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन में मैं यहां पे एक सबसे इंपॉर्टेंट लाइन लिखूंगी, फिनेंशियल स्टेटमेंट, जो हमारे टॉपिक का नेक्स्ट, इसी डेफिनेशन का नेक्स्ट टॉपिक है। ऑडिट इज बेसिकली कंसर्न विद फाइनेंस, जो ऑडिट हम पढ़ रहे हैं दैट इज कंसर्न विद फाइनेंस। तो फिनेंशियल स्टेटमेंट कौन बनाता है, इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी, फाइनेंशियल स्टेटमेंट को बनाने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी, इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी, प्रिपरेशन ऑफ, preparation of financial statement is the responsibility of management of company, responsibility of the management of the company. I'm writing in short, I hope you're understanding. Preparation of financial statement is the responsibility of management of the company. अब ये बुक्स बनाना, फिनेंस बनाना मैनेजमेंट की जिम्मेवारी है। अब मैं बोलूं मैनेजमेंट ऐसा करो, आप ये बना रहे हो तो आप इसको एग्जामिन भी कर लो। ये तो वही बात हो गई ना, अगर मैंने बोला मैनेजमेंट तुम फिनेंस बना भी लो और मैनेजमेंट तुम इसको एग्जामिन कर भी लो, तो ये बात क्या हो गई, ये वही बात हो गई कि मैंने साक्षात बोल दिया पेपर खुद ही लिखो और पेपर खुद ही चेक करो। अगर मैं आप लोग को बोलूं कि पेपर आप खुद ही लिखिए और खुद ही चेक करिए, तो हाउ मच मार्क्स यू आर गोइंग टू गिव टू योरसेल्फ। अगर मुझे बोले कि आपको मार्क्स अपने आप को देने हैं, तो मैं अपने आप को, जाहिर सी बात है, 100 में से 100 ही दूंगी, मैं अपने काम में कैसे कमी निकालूंगी। तो मैनेजमेंट जो फाइनेंस बना रही है और उसको मैं बोलूं भाई तू चेकिंग भी कर ले, तू एग्जामिन भी कर ले, तेरा ही काम है चेकिंग और एग्जामिनेशन, तो अल्टीमेटली मैनेजमेंट अपने काम में कमी नहीं निकालेगी। मैनेजमेंट अपने आप को 100, बिल्कुल 100, नंबर 1 मार्क्स देगी, यानी बिल्कुल A1 परफॉर्मेंस देगी। अब इसीलिए हमने इंडिपेंडेंस के सेक के लिए एक बिल्कुल अवतार चार्टेड अकाउंटेंट होल्डिंग सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस, तुम बोलोगे COP, यानी बहुत सारे सीएस होते हैं सिर्फ नौकरी करते हैं, वो एम्प्लॉयज होते हैं। यहाँ पे मैं बोल रही हूँ एक ऐसा चार्टेड अकाउंटेंट जो नौकरी के अलावा नौकरी नहीं कर रहा, उसकी एक प्रैक्टिसिंग फर्म है, उसकी एक सीए फर्म है। अब वो सीए फर्म जो बिल्कुल मैनेजमेंट को नहीं जानता, वो फ्री ऑफ इंटरेस्ट है, यानी वो मैनेजमेंट को नहीं जानता, वो मैनेजमेंट के लिए अनबायस्ड है, वो मैनेजमेंट के लिए फ्री ऑफ इंटरेस्ट है, वो मैनेजमेंट को नहीं जानता। तो वो मैनेजमेंट को नहीं जानता, हमने इस चार्टर्ड अकाउंटेंट को बोला कि आप करिए इंडिपेंडेंट ऑडिट, आप एग्जामिनेशन करिए जो किसी के फेवर में ना हो, किसी के इंटरेस्ट में ना हो, किसी का सबऑर्डिनेट नहीं हो, किसी के इन्फ्लुएंस में ना हो, बिल्कुल ऑनेस्टी से आप एग्जामिनेशन करिए। इसे हम बोलते हैं इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन। आई एम अगेन रिपीटिंग, इंडिपेंडेंट मतलब किसी के फेवर में नहीं बोलना, किसी के इंटरेस्ट में नहीं बोलना। अब मैनेजमेंट जो फाइनेंस बनाती है, अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते वक्त हम उसको बोलेंगे आप चेकिंग कर लो, क्या ये चेकिंग इंडिपेंडेंट है? क्या ये चेकिंग इंटरेस्ट फ्री है? क्या ये चेकिंग ऑनेस्ट है? बिल्कुल नहीं। ये अगर चेकिंग है तो इस चेकिंग को हम बोलेंगे बायस्ड।
और अपन को बिल्कुल भी बायस चेकिंग नहीं चाहिए, इंडिपेंडेंट चेकिंग चाहिए। और ये इंडिपेंडेंट चेकिंग कौन करेगा? चार्टर्ड अकाउंटेंट होल्डिंग सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस, हु इज हाईली फ्री ऑफ इंटरेस्ट, हु इज नॉट वर्किंग इन एनीबॉडीज फेवर, हु इज हाईली ऑनेस्ट, इंटीग्रेटेड, इम्पार्शियल, बिना किसी के पक्ष में वो काम कर रहा है, वो क्लाइंट को, मैनेजमेंट को नहीं जानता, वो नहीं जानता, और बिल्कुल निष्पक्ष होके वो अपना ओपिनियन देगा। इसको हम इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन बोलेंगे। और ऐसा है, इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन, इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन के बारे में हमें खाली आईसीआई नहीं बोलता, आईसीआई एक्ट ने तो बोला ही है, आईसीआई एक्ट ने बोला है चार्टेड अकाउंटेंट्स को ऑडिट करते वक्त, एग्जामिनेशन करते वक्त इंडिपेंडेंट होना चाहिए, इंडिपेंडेंट होना चाहिए। साथ साथ कंपनीज एक्ट ने भी यही बात बोली है, जिसको हम ऑडिट में ही डिटेल में पढ़ेंगे। हम जब कंपनी ऑडिट करेंगे उनके सेक्शंस पढ़ेंगे, हम सेक्शंस में बकायदा लिखा है, कंपनीज एक्ट के सेक्शंस में बकायदा लिखा है कि ऑडिटर को ऑडिट करते वक्त इंडिपेंडेंस को ध्यान देना। कंपनीज एक्ट का सेक्शन 141 आपको क्लियरली बोलता है कि आप जब भी ऑडिट करेंगे, जब भी ऑडिट करेंगे, तो आप अगर इंडिपेंडेंस को भूल जाते हैं तो आप ऑडिट करने के लिए डिस्क्वालिफाई हो जाएंगे। तो आपको एज पर कंपनीज एक्ट के प्रोविजन और सेक्शंस के हिसाब से भी इंडिपेंडेंट होना पड़ता है, आईसीआई एक्ट के हिसाब से भी आपको इंडिपेंडेंट होना पड़ता है। I hope it is clear. So this was a concept of independent examination. अभी हमने सिर्फ definition का ये छोटी सी लाइन देखी है, audit is independent examination, जो किसी के पक्ष और फेवर में नहीं है। मैनेजमेंट बुक्स बना रहा है, फिनेंस बना रहा है, हम उसको अनबायस तरीके से चेक करेंगे। तो अब चलिए हम आगे चलते हैं, इस वर्ड को फोकस करते हैं, फिनेंशियल इंफॉर्मेशन। व्हाट इज फिनेंशियल इंफॉर्मेशन? तो व्हाट इज फिनेंशियल इंफॉर्मेशन? आपको बचपन की अकाउंट्स याद हुई होगी। बचपन में हम 11th क्लास में क्या करते थे मेरे बच्चों? हम ट्रांजैक्शन होती थी, ट्रांजैक्शन से क्या पास होता था? जनरल एंट्री पास होती थी। जनरल एंट्री से क्या होता था? लेजर पोस्ट होता था, लेजर पोस्ट होता था। उसके बाद ट्रायल बैलेंस बनता था। ट्रायल बैलेंस जब बन जाता था ट्रांजैक्शंस के बाद, जनरल एंट्री के बाद, लेजर के बाद, जब ट्रायल बैलेंस बन जाता था, इससे हम बनाते थे फिनेंशियल स्टेटमेंट। फिनेंशियल स्टेटमेंट, फिनेंशियल स्टेटमेंट। व्हाट इज फिनेंशियल स्टेटमेंट? देखते हैं। फिनेंशियल स्टेटमेंट के कंपोनेंट्स होते हैं, कंपोनेंट्स। कंपोनेंट नंबर 1 बैलेंस शीट, कंपोनेंट नंबर 2 स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। कंपोनेंट नंबर 3 कैश फ्लो स्टेटमेंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट। Component number 4 notes to accounts, notes to accounts। ये 4 कंपोनेंट्स होते हैं, 4 कंपोनेंट्स होते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट के। और इन द केस ऑफ कंपनी these are the 4 mandatory components, but in the case of other entity like partnership firm, proprietor, there are 3 mandatory components। 4 होते हैं कंपनी के केस में, बाकियों के केस में कैश फ्लो मैंडेटरी नहीं होता, बाकियों के केस में कैश फ्लो मैंडेटरी नहीं होता, वॉलेंट्री होता है। बाकियों के केस में कैश फ्लो मैंडेटरी नहीं होता, वॉलेंट्री होता है। स्वयं अपनी इच्छा के हिसाब से कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाती हैं। मे बी सोल प्रोप्राइटर, मे बी पार्टनरशिप फर्म,
ये लोग अपनी इच्छा से कैश फ्लो बनाते हैं, कैश फ्लो बनाना मैंडेटरी नहीं है। तो ये तो कंपोनेंट्स थे, दीज आर द कंपोनेंट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब देखते हैं कंपोनेंट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैसे बने, बिकॉज यहां से मिली फिनेंशियल इंफॉर्मेशन। फिनेंशियल इंफॉर्मेशन से, फिनेंशियल इंफॉर्मेशन से क्या बनता है, फिनेंशियल स्टेटमेंट बनता है। दिस इज फिनेंशियल इंफॉर्मेशन। ये सब मिलाकर मैं इसको बोलती हूं बुक्स ऑफ अकाउंट्स, बुक्स ऑफ अकाउंट्स। सो बुक्स ऑफ अकाउंट्स हमें फिनेंशियल इंफॉर्मेशन देता है, जिससे हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं, उसको बोलते हैं फाइनलाइजेशन। हम फाइनलाइजेशन करते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन से। तो आपने देखा ऑडिट इज इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन ऑफ व्हाट, audit is independent examination of financial information। financial information जो यहां से आई है, ट्रांजैक्शन हुई, सेल की, परचेज की, असेट खरीदा, आपने जो भी ट्रांजैक्शन हुई उससे एंट्री बनी, एंट्री से लेजर, लेजर से ट्रायल बैलेंस और ट्रायल बैलेंस से फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब व्हाट इज बैलेंस शीट, इट इज प्रिपेयर एज ऑन द लास्ट डेट। तो अगर आपसे यहाँ पे छोटा सा एमसीक्यू पूछे बैलेंस शीट कब बनती है, ड्यूरिंग द ईयर बनती है या एट अ पर्टिकुलर डेट बनती है, ड्यूरिंग द ईयर बनती है या एट अ पर्टिकुलर डेट बनती है, तो आप बोलेंगे बैलेंस शीट बनती है एट अ पर्टिकुलर डेट, एट अ पर्टिकुलर डेट। एमसीक्यू में आपको यही छोटी छोटी बातें पूछते हैं जो क्लास के कॉन्सेप्ट से जुड़ी हुई है। आपका 30 मार्क्स का एमसीक्यू है जो इन्हीं बातों से जुड़ा हुआ है। स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल कब बनता है, एट अ पर्टिकुलर डेट या ड्यूरिंग द ईयर बच्चों, एट अ पर्टिकुलर डेट या ड्यूरिंग द ईयर। तो ये बनता है ड्यूरिंग द ईयर, ड्यूरिंग द ईयर। अब ये कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या दर्शाता है, अगेन कैश फ्लो स्टेटमेंट दर्शाता है मूवमेंट ऑफ कैश। इट इज अ ब्यूटिफुल प्रेजेंटेशन ऑफ अ कैश अकाउंट। कैश इनफ्लोज, कैश आउटफ्लोज की जो प्रेजेंटेशन है उसे हम कैश फ्लो स्टेटमेंट बोलते हैं। एंड लास्ट विच इज वेरी सिग्निफिकेंट, बट हम लोग इसको इतनी तवज्जो नहीं देते, पर इट इज वेरी सिग्निफिकेंट ऑडिट के लिए स्पेसिफिकली, नोट्स टू अकाउंट। नोट्स टू अकाउंट क्या है, एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट, एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट। दिस एक्सप्लेन्स व्हाट, डिस्क्लोजर्स, डिस्क्लोजर्स। अकाउंटिंग पॉलिसी में बदलाव आया है, अकाउंटिंग पॉलिसी कौन सी इस्तेमाल हुई है, जितनी भी अकाउंटिंग पॉलिसी है, लेट्स से डेप्रिसिएशन में एसएलएम लगा है, डब्ल्यूडीवी लगा है, उसका हमें डिस्क्लोजर चाहिए। और वो डिस्क्लोजर आपको कहां मिलेगा, नोट्स टू अकाउंट्स के अंदर। और ये सब मिलाकर, ये सब मिला के हमारे लिए फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है। दिस इज फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन फॉर द ऑडिटर, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में है और बुक्स ऑफ अकाउंट से है। आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। सो अगेन मेरे साथ, ऑडिट इज इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन ऑफ फिनेंशियल इंफॉर्मेशन। और ये इंफॉर्मेशन किसके अंदर है, फिनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर। और कहां से आई है, बुक्स ऑफ अकाउंट से आई है। ऑल राइट, ओके, नेक्स्ट। तो अब इस बुक्स ऑफ अकाउंट्स में क्या होता है, ये जो जनरल एंट्री है या आपका लेजर है या आपका ट्रायल बैलेंस है, इसमें होते हैं बहुत सारे एरर्स, बहुत सारे एरर्स। पढ़ा है आपने, एरर्स ऑफ ओमिशन, एरर्स ऑफ कमीशन, एरर्स ऑफ प्रिंसिपल,
कॉम्पनसेटिंग एरर, प्रिंसिपल एरर, कमीशन वाला एरर, ओमिशन वाला एरर, बचपन में पढ़े हैं। इन सारे के सारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में हमें ये एरर्स दिखते हैं। ये एरर्स क्या होते हैं? अनइंटेंशनल, अनइंटेंशनल। और अगर मैं बात करूं क्या इसमें फ्रॉड भी है? फ्रॉड भी हो सकता है, यानी कि इंटेंशनल एक्ट, इंटेंशनल एक्ट, बहुत बड़ी बात, इंटेंशनल एक्ट। अब अगर इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स में एरर है या फ्रॉड है, और मैं आपको बार बार वही बात बोल रही हूं, एक ही लॉजिक, ये स्टेक होल्डर बैठे, स्टेक होल्डर, ठीक है जी। यहाँ पे कौन बैठी है? मैनेजमेंट बैठी है, मैनेजमेंट, ये पैसा लगा रहे हैं, मैनेजमेंट काम कर रही है, मैनेजमेंट बुक्स ऑफ अकाउंट्स बना रही है, बुक्स ऑफ अकाउंट्स बना रही है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रही है। एक इंडिपेंडेंट बंदा, ऑडिटर, ऑडिटर आके इसे इंडिपेंडेंटली एग्जामिन कर रहा है, इंडिपेंडेंटली एग्जामिन कर रहा है। तो ये जो मैनेजमेंट है जी, दिस मैनेजमेंट, अगर मैं बोलूं मैनेजमेंट, मैनेजमेंट तुम ऐसा करो, तुम ऐसा करो, मैनेजमेंट ऐसा करो, तुम आप यहां पे जो एरर्स है या जो फ्रॉड है ये बता दो। क्या मैनेजमेंट अपनी गलती बता पाएगी? एरर है तो उसे पता ही नहीं है, क्योंकि उसने जानबूझ के करा ही नहीं है, तो मैनेजमेंट कभी एरर बता ही नहीं पाएगी, क्योंकि उसने जानबूझ के नहीं करा। और मैं बोलूंगी मैनेजमेंट, मैनेजमेंट तुम ऐसा करो, फ्रॉड बताओ। भाई ये तो सोची समझी साजिश है, इंटेंशनल एक्ट, जानबूझ के करा है, क्या फ्रॉड मैनेजमेंट बता देगी? बिल्कुल ही नहीं। तो ना मैनेजमेंट बुक्स ऑफ अकाउंट्स में फ्रॉड बताने वाली है, ना मैनेजमेंट बुक्स ऑफ अकाउंट्स में एरर्स बताने वाली है। तो एरर्स और फ्रॉड बताने के लिए एग्जामिनर तो चाहिए ना, जो गलती निकालेगा, जो एरर और फ्रॉड निकालेगा। I hope it is clear. So audit is independent examination of what? Financial information, to find this errors, to find this fraud, because management will never tell you the errors and the fraud. Errors and the fraud. Up now the question arises, why the stakeholders want to know that financial information is error free or fraud free, or there is some error or there is some fraud? Why stakeholders want to know this? तो अब हम स्टेक होल्डर की कंसर्न समझने की कोशिश करते हैं। स्टेक होल्डर फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन की ऑडिट क्यों कराना चाहते हैं, एग्जामिनेशन क्यों कराना चाहते हैं? चलिए, सो वाई द स्टेक होल्डर्स, अब हम यहां पे जानने की कोशिश करते हैं स्टेक होल्डर्स क्यों इंटरेस्टेड है, क्यों इंटरेस्टेड है फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन में, क्यों इंटरेस्टेड है उससे जुड़ी हुई फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे, क्यों इंटरेस्टेड है, क्यों वो चाहते हैं ऑडिटर आए और इंडिपेंडेंटली एग्जामिन करे, क्यों वो चाहते हैं? तो ऑडिटर एग्जामिन करे, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन पे अपना ओपिनियन दे, तो why stakeholder want this? So we have first stakeholder in the row, सबसे पहला वाला कौन है जी? फर्स्ट वन, शेयर होल्डर। शेयर होल्डर का क्या इंटरेस्ट है जानने में कि ये फ्रॉड फ्री है, एरर फ्री है? क्यों? शेयर होल्डर इसी कंपनी में पैसा लगा के बैठा है, वो कंपनी से प्रॉफिट चाहता है, और कैसा प्रॉफिट चाहता है, कैसा प्रॉफिट चाहता है? जिस प्रॉफिट का वो हकदार है उसको एकदम राइट प्रॉफिट मिलना चाहिए। ऐसा नहीं है कंपनी कमा रही है प्रॉफिट, दिखा रही है लॉसेस, बेचारा शेयर होल्डर के हाथ में कुछ आ ही नहीं रहा। ऐसा होता है, बहुत बहुत सारी कंपनी मैनिपुलेशन करती है, वो जानबूझ के लॉसेस दिखाती है, कंपनी जानबूझ के लॉसेस दिखाती है।
कंपनी की मैनेजमेंट जानबूझ के लॉसेस दिखाती है और शेयर होल्डर के हाथ में प्रॉफिट नहीं देती, और जबकि शेयर होल्डर प्रॉफिट का हकदार है, तो वो पूरे साल वेट करता है कि उस बेचारे को डिविडेंड मिले। वो डिविडेंड की राह देख रहा है, और वो डिविडेंड की राह नहीं मिल रही, और वो मैनेजमेंट सारा प्रॉफिट अपने पेट में छुपा के बैठी है, सब घपला करे बैठी है। तो इसके लिए तो शेयर होल्डर ने किसको भेजा? ऑडिटर को भेजा ना, भाई तू जा एग्जामिन कर और मुझे बता कि कितना प्रॉफिट है, कितना डिविडेंड है, मेरे को राइट पैसा दे, क्योंकि मैंने इस कंपनी में पैसा लगाया है। आई होप इट इज क्लियर कि शेयर होल्डर क्यों जानना चाहता है कि मेरी एफएस, मेरी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन बिल्कुल राइट बने, उसमें कोई गड़बड़ी ना हो और मुझे राइट अमाउंट ऑफ प्रॉफिट और डिविडेंड मिले। ऑल राइट। सेकेंड, यहां पे मैनेजमेंट, अब तुम बोलोगे यार ये मैनेजमेंट ही तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाती है, यही तो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन देती है, ये क्यों ऑडिट कराना चाहती है, ये क्यों ऑडिट कराना चाहती है? अब मैनेजमेंट ऑडिट कराना चाहती है बिकॉज मैनेजमेंट देखना चाहती है कि जितने उन्होंने डिसीजन लिए, साल भर डिसीजन लिए, कौन से डिसीजन लिए? डिसीजन लिए बहुत सेल्स को करने के, बढ़ाने के, एक्सपेंस को घटाने के, जितने डिसीजन लिए वो राइट थे, वो करेक्ट थे, उससे कंपनी की ग्रोथ हुई है, इससे एफिशिएंटली उन लोगों ने काम करा है साल भर, तो वो अपनी एफिशिएंसी को चेक करवाना चाहती है, वो कंपनी की ग्रोथ चाहती है, वो सेल्स बढ़वाना चाहती है, खर्चे घटाना चाहती है, अपनी एफिशिएंसी को वो एक इंडिपेंडेंट ऑडिटर से चेक करवाना चाहती है। तो अगेन मैनेजमेंट ऑल्सो वांट द रिजल्ट, ऑल्सो वांट द ऑडिट। मैनेजमेंट को चाहिए इसकी ऑडिट हो टू अंडरस्टैंड कि उसने एफिशिएंटली काम करा है या नहीं। ठीक है जी। तीसरा कौन आया? तीसरा रेस में आ गया एम्प्लॉयज। एम्प्लॉयज भाई ये लोग भी तो बेचारे पूरे साल मेहनत कर रहे हैं ना मैनेजमेंट के साथ मिलके, पूरे साल मेहनत करते हैं, सिर्फ किसके लिए? कि साल का अंत आए, फाइनेंशियल स्टेटमेंट के नतीजे आए और इन बेचारों को बोनस मिले, इन सब को बोनस मिले, ये सब बोनस चाहते हैं। अब ये एम्प्लॉयज पूरी जान लगा के मेहनत करते हैं कि ऑडिटर आए, एग्जामिन करे और हमारा राइट अमाउंट ऑफ बोनस कितना हमें मिलना चाहिए उसकी राइट कैलकुलेशन हमारे सामने आ जाए। तो these are the internal stakeholders, ये लोग कौन है भाई? ये है इंटरनल स्टेक होल्डर्स। ये इंटरनल स्टेक होल्डर्स है, ये चाहते हैं ऑडिट हो, ये चाहते हैं इंडिपेंडेंट ऑडिट हो, किसकी? फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन की। और जब ये ऑडिट होगी तो इसको प्रॉफिट पता चलेगा, इसको एफिशिएंसी पता चलेगी, इसको पता चलेगा कि बोनस मिल रहा है या नहीं। ठीक है जी। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं कुछ एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स की। एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स अब ये एक्सटर्नल स्टेक होल्डर भी चाहते हैं भाई ऑडिट हो, एक इंडिपेंडेंट बंदा ऑडिट करे फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन की। काय को? क्योंकि इनका भी इंटरेस्ट है। अब एक्सटर्नल में कौन आ गया? क्रेडिटर आ गया जी। क्रेडिटर उधार देता है, क्रेडिट पे गुड्स देता है। अब क्रेडिट पे गुड्स देता है, कंपनी को देता है। अगर कंपनी की फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन में कुछ घपले हैं, कुछ घोटाले हैं, कुछ लॉसेस है, तो ये क्या अगली बार क्रेडिट देगा? तो इसको भी ऑडिट का ओपिनियन चाहिए टू इवैल्यूएट द क्रेडिट वर्दीनेस कि इस कंपनी की इतनी औकात है कि मैं इसके फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को कितना उधार दूं। इसको ऑडिटर अगर मुझे राइट ओपिनियन देगा, इसकी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन के बारे में मुझे राइट जानकारी मिलेगी, तो मैं इस कंपनी को उधार देने के लिए
कितना उधार मुझे देना चाहिए वो मैं कैलकुलेट कर पाऊंगा। और ये क्रेडिटर के साथ उर्फ में यहां पे बैंकर ले देती हूं। बैंकर, बैंकर क्या देता है मेरे बच्चों? लोन। और तुमको पता होगा लोन किसके बेसिस पे मिलता है? ऑन द बेसिस ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। क्या ये फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन अगर ऑडिट ही नहीं हो रखी, क्या बैंकर ट्रस्ट करेगा? बिल्कुल ही नहीं। बैंकर बोलेगा जा भाई साक्षात ऑडिट करा के आ, ऑडिट करा के आ, तब जाके मुझे विश्वास होगा। नो बैंकर ट्रस्ट इन आवर कंट्री अनऑडिटेड फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। बैंकर तभी ट्रस्ट करता है, तभी विश्वास करता है जब ये फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ऑडिट हो रखी होती है। तो बैंकर ने बोला जा इसकी ऑडिट करा। और कैसी ऑडिट? कैसी ऑडिट? इंडिपेंडेंट ऑडिट करा के आ। और जब तू ये इंडिपेंडेंट ऑडिट करा के आएगा तब जाके मुझे विश्वास होगा, फिर मैं चेक करूंगा तेरी क्रेडिट वर्दीनेस, अकॉर्डिंगली तेरे को लोन मिलेगा, अकॉर्डिंगली लोन मिलेगा। अगर तेरी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ऑडिटर ने बोला ठीक नहीं है तो तू लोन का हकदार नहीं है। तेरी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन बेहतरीन है तो तू लोन का हकदार है। तो ये यहाँ पे टू गिव देम क्रेडिट, टू गिव देम लोन, check the audited financial statements, then only they give the credit or loan to the client. Okay, तो external stakeholder में आ गए जी क्रेडिटर। नेक्स्ट कौन आया? नेक्स्ट आई भाई, यहां पे वर्ड लिख रही हूं इन्वेस्टर। इन्वेस्टर। अब इन्वेस्टर भाई ये तो वेट करते हैं, सिंपली वेट करते हैं कि भाई ईयर एंड हो, बुक्स ऑफ अकाउंट्स बन जाए, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बन जाए और उसका ऑडिट हो जाए। और ऑडिट होते ही हमें ओपिनियन, एक अच्छी सी रिपोर्ट आ जाए। अगर रिपोर्ट अच्छी लगी तो इन्वेस्ट करेंगे, वरना इन्वेस्ट बिल्कुल ही नहीं करने वाले। क्योंकि अगर रिपोर्ट में कुछ भी डिस्क्रिपेंसी है, कुछ भी एरर है, कुछ भी फ्रॉड है, कुछ भी घपले है, तो काय को इस कंपनी में पैसा लगाने का? इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करनी है, पैसा लगाना है। तो इन्वेस्टमेंट करने के लिए हमें ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट चाहिए जिसमें पता चले कंपनी के बारे में राइट, एकदम राइट। ठीक है जी। फिर आता है हमारा, फिर आता है सिक्स्थ बोले तो कौन? गवर्नमेंट। गवर्नमेंट भी इंटरेस्टेड है। अब तुम बोलोगे मैम गवर्नमेंट क्यों इंटरेस्टेड है? भाई एक ही चीज चाहिए हमारी गवर्नमेंट को, सॉरी जी मैं यहाँ पे बोल रही हूँ बट यस ऑफ कोर्स, रेवेन्यू। रेवेन्यू चाहिए, पैसा आ जाए, कहीं से भी आए, डायरेक्टली आए, इनडायरेक्टली आए, डायरेक्ट टैक्स मिले, इनडायरेक्ट टैक्स मिले। इनडायरेक्ट टैक्स मिलेगा भाई जब सेल होगी, डायरेक्ट टैक्स मिलेगा जब इनकम होगी। अब भाई फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाए झूठे झूठे, इनकम दिखाई नहीं, नो इनकम, नो टैक्स, नो सेल्स, नो जीएसटी। भाई सरकार को तुमको ना जीएसटी दे रहे हो ना इनकम टैक्स दे रहे हो। भाई इसने भी बोला ऑडिट करा, और गवर्नमेंट के नॉर्म्स है, आप आगे जाके पढ़ोगे, टैक्स ऑडिट के नॉर्म्स है, इनकम टैक्स ऑडिट कराने को बोलता है सरकार, जीएसटी ऑडिट होती है हमारे देश में, इनकम टैक्स ऑडिट होती है हमारे देश में, जीएसटी ऑडिट होती है। ये जानने के लिए जो ऑडिट हो रही है, ये जानने के लिए हो रही है कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है वो डिस्क्लोज कर रही है, वो गवर्नमेंट को दे रही है राइट टैक्स, राइट टैक्स, वो कलेक्ट कर पा रही है राइट अमाउंट ऑफ रेवेन्यू। तो ये लोग भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के नतीजों के लिए बहुत बहुत इंटरेस्टेड रहते हैं, और ऑडिट होगी, इंडिपेंडेंट होगी तो इनको राइट ओपिनियन मिल जाएगा। फिर कौन है जी लास्ट पर्सन? यस यस, रिसर्च एनालिस्ट। रिसर्च एनालिस्ट, ये रिसर्च एनालिस्ट कौन है? ये रिसर्च एनालिस्ट जो स्टॉक मार्केट में बैठे हैं, शेयर मार्केट में बैठे हैं, वो कंपनी के फंडामेंटल्स पढ़ते हैं, फंडामेंटल्स, फिर उसकी एनालिसिस करते हैं,
फंडामेंटल्स पढ़ते हैं, उनके फाइनेंशियल स्टेटमेंट पढ़ते हैं, उनके रेशियोज पढ़ते हैं, फिर अपनी एनालिसिस करते हैं कि आओ जी इस कंपनी में इन्वेस्ट करो, इस कंपनी में बहुत पोटेंशियल्स हैं। तो इस रिसर्च एनालिस्ट भी ऑडिट रिपोर्ट का वेट करते हैं कि राइट ओपिनियन आ जाए। हम फंडामेंटल्स पढ़ लेंगे, रेशियोज पढ़ लेंगे, एनालाइज कर लेंगे, तब जाके बताएंगे कि इस कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं, निवेश करना चाहिए या नहीं। सो आपने यहाँ पे शॉर्ट नोट पे देखा ऑडिट क्या है। ऑडिट एक इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन है। कौन कर रहा है इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन? एक बाहर वाला अनजान व्यक्ति, जिसको मैं एक प्यारे से नाम से बुला रही हूं, यस, चार्टर्ड अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस। वो इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन कर रहा है किसको? फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को। इन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन कहां पे होती है? बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, जिससे क्या बनते हैं? फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ऑल राइट। अब फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन पे इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन कौन चाहते हैं? हाँ जी जानते हैं, स्टेक होल्डर्स क्यों चाहते हैं जी? शेयर होल्डर क्यों चाहता है? यहां पे वर्ड लिख रही हूं, प्रॉफिट के लिए। मैनेजमेंट क्यों चाहती है? डिसीजन मेकिंग के लिए। यहां पे मैं लिख रही हूं एम्प्लॉयज क्यों चाहते हैं? बोनस के लिए। यहां पे क्रेडिटर और बैंकर क्यों चाहते हैं? टू ग्रांट क्रेडिट और गिव लोन। साथ में गवर्नमेंट क्यों चाहती है? टू कलेक्ट राइट अमाउंट ऑफ रेवेन्यू। फिर इन्वेस्टर, टू इन्वेस्ट इन द कंपनी। एंड ऑफ कोर्स रिसर्च एनालिस्ट, to analyze whether to invest in this company or not. That is why stakeholders want the financial information to get audited independently. All right. Now, let's see the definition. इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन हो रहा है, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का हो रहा है, किसका हो रहा है? अरे भाई ये अब आया मजेदार वर्ड। किसका हो रहा है? एंटिटी का, ऑफ एनी एंटिटी। नाउ व्हाट इज एंटिटी क्लास? एंटिटी यहां समझते हैं एंटिटी क्या चीज है। एंटिटी मैं यहां पे बोलूं कैसी भी हो सकती है। एंटिटी कैन बी एनीवन, मतलब सब ऑडिट करा सकते हैं। मैंने कहा हाँ जी, सब ऑडिट करा सकते हैं। जैसे जैसे यहां हम देखते हैं बिग और स्मॉल, यानी बड़ी कंपनीज, रिलायंस, इन्फोसिस, सब ऑडिट करा सकते हैं। टाटा और आप बिरला सब ऑडिट करा सकते हैं। स्मॉल छोटे छोटे, चुन्नू हलवाई, मन्नू, लालचंद लस्सी, सब ऑडिट करा सकते हैं। यानी बड़ी कंपनी, छोटी कंपनी, सब ऑडिट करा सकते हैं। अच्छा जी। सेकंड, यहां पे मैं बोल रही हूं, यहां पे प्रॉफिट मेकिंग और नॉट, मतलब नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन भी ऑडिट करा सकती है और प्रॉफिट वाली भी करा सकती है। मतलब सलमान खान की बीइंग ह्यूमन इज अ नॉन प्रॉफिट मेकिंग, इट्स एन एनजीओ भी ऑडिट करा सकती है और कमाने वाली भी करा सकती हैं। और लास्ट, irrespective of its legal structure, सिंपल बोलूं, कैसा भी लीगल स्ट्रक्चर हो, सोल प्रोप्राइटर हो, पार्टनरशिप फर्म हो, आप कंपनी हो, इंश्योरेंस कंपनी, बैंकिंग कंपनी, म्यूचुअल फंड कंपनी, इन्वेस्टमेंट कंपनी, कैसी भी कंपनी हो, कैसी भी फर्म हो, कोई सोसाइटी हो, कोई ट्रस्ट हो, कोई भी ऑडिट करा सकता है। एनी लीगल स्ट्रक्चर इररिस्पेक्टिव ऑफ इट्स लीगल स्ट्रक्चर, कोई भी ऑडिट करा सकता है। अब जी कोई भी अगर ऑडिट करा सकता है, मैं यहां क्लियर करती हूं,
अगर कोई भी ऑडिट करा सकता है, एक सवाल मेरे दिमाग में आया, मेरे पापा की दुकान है, हमारी शॉप है, क्या हम ऑडिट कराएं? अब यहीं पर एक बात है, ऑडिट करा सब सकते हैं, पर कई लोग ऑडिट कराते हैं मैंडेटरी और कई लोग ऑडिट कराते हैं वॉलेंट्री। अब मैंडेटरी ऑडिट मतलब जिनको कंपलसरी करानी ही करानी है, उसमें इच्छा चलेगी ही नहीं। और वॉलेंट्री ऑडिट मतलब आपको कराना कंपलसरी नहीं है, पर आप अपनी स्वयं इच्छा से ऑडिट करा रहे हो। अब शॉपकीपर है जो एक सोल प्रोप्राइटर है, उसे ऑडिट कराने की जरूरत नहीं है, नो कंपलसरी रिक्वायरमेंट। पर वो उसको बैंक लोन चाहिए, या फिर उसको लग रहा है कि उसकी चीजें समझ नहीं आ रही, उसको अपने यहाँ दिक्कतें नहीं समझ आ रही, उसको अपने यहाँ कमियां नहीं समझ आ रही, तो वो अपनी स्वयं इच्छा से ऑडिट कराए। तो ऑडिट कराना इज नॉट कंपलसरी फॉर एवरीवन, but for few of them it is compulsory. Let's understand this. I'm rubbing this screen. So यहां पे आई एम राइटिंग एंटिटी। एंटिटी कौन ऑडिट कराएगी? ऑडिट कौन कराएगा एंटिटी? केस कोई भी करा सकता है, बड़ी छोटी, प्रॉफिट मेकिंग और नॉट, कैसा भी लीगल स्ट्रक्चर हो। अब इस लीगल स्ट्रक्चर में कई लोग वॉलेंट्री ऑडिट कराएंगे अपनी मर्जी से, क्योंकि उनको शायद फायदा चाहिए। और यहां पे वर्ड लिख रही हूं मैंडेटरी, मैंडेटरी करानी ही करानी है, इच्छा का कोई मतलब ही नहीं। अच्छा, आई टेल यू एवरीवन दैट आई एम अ प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑल्सो। तो कुछ मैं भी रिसेंट में मैंने एक ऑडिट करी, एक फैक्ट्री वाला सोल प्रोप्राइटर था। वो फैक्ट्री वाला बंदा मुझे कह रहा है, मुझे मेरे स्टॉक में कुछ एरर्स है, मेरे स्टॉक में कोई दिक्कत है, मुझे समझ नहीं आ रहा, आप आए और मेरा स्टॉक का ऑडिट करिए, जिससे मेरे को स्टॉक में जो डिस्क्रिपेंसी है वो क्लियर हो जाए। मैंने कहा बिल्कुल, वो मुझसे स्टॉक ऑडिट कराना चाहते टू अंडरस्टैंड द डिस्क्रिपेंसीज, यही हमारा काम है। आई एम टीचिंग ऑडिट इन एंड आई एम ऑल्सो इन प्रैक्टिस। तो अल्टीमेटली फैक्ट्री वाले का ऑडिट करा जो मैंडेटरी नहीं था, वॉलेंट्री था, पर उसने वॉलेंट्री ऑडिट करा के अपनी डिस्क्रिपेंसीज जानी, अपनी मर्जी से ऑडिट कराया। इट वाज नॉट कंपलसरी बाय लॉ, पर मैंडेटरी ऑडिट इज कंपलसरी बाय लॉ। लाइक कंपनीज अंडर कंपनीज एक्ट require mandatory audit, like bank under banking act 1949 require compulsory audit, like cooperative society under cooperative society act 1912 require compulsory audit। ऐसे ही बहुत सारे और है, इंश्योरेंस है, इलेक्ट्रिसिटी है, इन सबको कंपलसरी ऑडिट करानी होती है, ट्रस्ट है, इन सबको कंपलसरी ऑडिट करानी होती है। तो ये हम डिटेल में बाद में देखेंगे, बट अभी मेरा एक ही मीनिंग मुझे आप लोग को समझाना है। एंटिटी बोले तो कोई भी ऑडिट करा सकता है। एमसीक्यू में अगर आए ऑडिट सबको कराना कंपलसरी है, गलत, लेकिन ऑडिट सब करा सकते हैं। हाँ, कई लोग कैसे कराएंगे? वॉलेंट्री। कई लोग कैसे कराएंगे? मैंडेटरी। यहां चलेगी मर्जी, यहां चलेगा कंपल्शन ऑफ लॉ, लेकिन करा हर कोई सकता है। आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। ओके, इसी साथ में डेफिनेशन पे वापसी आती हूं। ऑडिट इज एन इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ऑफ एनी एंटिटी। कैसी एंटिटी? प्रॉफिट ओरिएंटेड और नॉट। कमा रही है नहीं कमा रही है कोई फर्क नहीं पड़ता, सेक्शन 8 कंपनी का भी ऑडिट होता है, और कमा रही है ऑडिट होता है, प्रॉफिट और नॉट, irrespective of its size. Size means बिग और स्मॉल, बड़ी हो छोटी हो मीडियोकर हो, ऑडिट करा सकती है। कैसा भी लीगल फॉर्म हो, प्रोप्राइटर हो, पार्टनरशिप हो, कंपनी हो,
कोई भी ऑडिट करा सकता है, पर कई लोग वॉलेंट्री कराएंगे, कई लोग मैंडेटरी। प्रोप्राइटर वॉलेंट्री कराएगा, पार्टनरशिप वॉलेंट्री कराएंगे, और अगर मैं बात करूं कंपनीज मैंडेटरी कराएगी। And the last line of the definition, छोटी सी definition की last line, when such an examination is conducted, जब भी ये examination होता है तो with a view to express an opinion thereon। अब हम last में, बिल्कुल इसके बाद में आगे नहीं आपको कुछ पढ़ाने वाली, आज का ये first demo it is highly based on this definition only। तो last लाइन को समझते हैं, लास्ट लाइन को, with a view to express an opinion thereon, opinion thereon, क्या समझना है? ओपिनियन। अब ओपिनियन thereon समझने के लिए, with a view to express an opinion thereon, हमें यहां पे एक मेमोरी टेक्निक समझनी पड़ेगी। वी नीड टू अंडरस्टैंड द मेमोरी टेक्निक। तो ओपिनियन कैसे देंगे? ROAD। R stands for regulation, O stands for opinion, A stands for acceptable and consistent accounting policy, D stand for disclosure of all material items, disclosure of all material items। यस, तो ओपिनियन हमें देना है, इंडिपेंडेंटली चेक करना है, ओपिनियन देना है। अच्छा, सबसे पहले ओपिनियन कैसा देना है? हमें कैसा ओपिनियन देना है? हमें ओपिनियन देना है ट्रू एंड फेयर। हमें कैसा ओपिनियन देना है? ट्रू एंड फेयर। ट्रू एंड फेयर ओपिनियन के बारे में कंपनीज एक्ट के सेक्शंस में भी साफ साफ लिखा है कि ऑडिटर को ट्रू एंड फेयर ओपिनियन देना होता है, सच्चा ओपिनियन देना होता है। ठीक है, जैसे आपको याद कराने के लिए ROAD, तो ओपिनियन कैसा होगा? ट्रू एंड फेयर। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड, ओपिनियन देने के लिए सबसे पहले ऑडिटर चेक करेगा जो भी एंटिटी की फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, जो भी एंटिटी की फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ऑडिटर एग्जामिन कर रहा है, वो रेगुलेशन और लॉ का पालन कर रही है। जो भी एंटिटी की वो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन एग्जामिन कर रहा है, वो रेगुलेशन और लॉ का पालन कर रही है। अब रेगुलेशन और लॉ आप पढ़ते आ रहे हैं, आपने सीए फाउंडेशन में पढ़ा है, आपने सीए इंटरमीडिएट में पढ़ा है, पार्टनरशिप एक्ट पढ़ा है, कंपनीज एक्ट पढ़ा है। जैसे कोई भी एंटिटी है, फॉर लेट्स से एक पार्टनरशिप फर्म है, उसके लिए रेगुलेशन है इंटरनल लॉ, एक्सटर्नल लॉ। व्हाट इज इंटरनल लॉ क्लास? व्हाट इज इंटरनल लॉ? इंटरनल लॉ का मतलब पार्टनरशिप डीड। व्हाट इज एक्सटर्नल लॉ? पार्टनरशिप एक्ट। ऐसी कंपनी के लिए व्हाट इज इंटरनल लॉ? MOA, AOA। व्हाट इज एक्सटर्नल लॉ? कंपनीज एक्ट। तो ऑडिटर जो एग्जामिन कर रहा है फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, एंटिटी की एग्जामिन कर रहा है, वो रेगुलेशन और लॉ चेक करेगा, वो इंटरनल लॉ चेक करेगा ऑर्गेनाइजेशन का, वो एक्सटर्नल लॉ चेक करेगा। अगर उसका सही पालन हो रहा है तो वो बोलेगा ये सारे फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ट्रू एंड फेयर है, ट्रू एंड फेयर है। I hope you're clear with this point.
Now let's understand this point. Acceptable and consistent accounting policy. What is acceptable? मैंने बोला यहां पे मैं लिखती हूं स्टॉक वैल्यू करे कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर. ये पॉलिसी एक्सेप्टेबल है. अगर मैं बोलूं नहीं लोअर नहीं हायर होना चाहिए तो ये पॉलिसी गलत हो जाएगी. लोअर एक्सेप्टेबल है पर हायर एक्सेप्टेबल नहीं है. लोअर एक्सेप्टेबल है. तो स्टॉक टू बी वैल्यूड एट कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 इट इज एक्सेप्टेबल पॉलिसी मेरे बच्चों. और अगर वो गलत पॉलिसी लगा रहे हैं तो वो एक्सेप्टेबल नहीं होगी, और एक्सेप्टेबल नहीं होगी तो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ट्रू एंड फेयर नहीं होगा. तो ट्रू एंड फेयर कैसे पता चले? अगर पॉलिसीज है, जो अकाउंट्स की पॉलिसी है वो एक्सेप्टेबल है, साथ ही साथ कंसिस्टेंट भी हो. कंसिस्टेंट. अब कंसिस्टेंट कैसे? जैसे एक हमारा क्लाइंट था जो पिछले 3 सालों से एसएलएम फॉलो कर रहा था. इस साल से उसने WDV शुरू कर दिया. Now in the current year, let's say 2019-20, although अभी 2021 है, लेकिन still I am saying 1920 में WDV जो उसका रिटर्न डाउन वैल्यू है, उसने वो नया मेथड स्टार्ट कर दिया. पहले वो 3 साल से SLM कर रहा था. अब ये जो इसने चेंज करा, ठीक है कोई दिक्कत नहीं, पहले तो इस चेंज को ना एडजस्ट करे. वो सारी बुक्स पीछे से एडजस्ट होंगी WDV के हिसाब से. साथ साथ नोट्स टू अकाउंट्स में यही वाली बात डिस्क्लोज होनी चाहिए कि पॉलिसी बदल गई और पहले SLM था अब WDV है. साथ साथ बुक्स ऑफ अकाउंट्स एडजस्ट हो चुकी हैं. इस चीज को बकायदा वो क्लियर करेगा. अगर वो नहीं करता तो हम बोलेंगे किताबें झूठी है, ट्रू एंड फेयर नहीं है, मक्कार है, ट्रू एंड फेयर नहीं है. तो ट्रू एंड फेयर है, झूठी मक्कार नहीं है, तो पॉलिसी कैसी होनी चाहिए? कंसिस्टेंट. और कंसिस्टेंट नहीं भी है तो एडजस्टमेंट्स करो, डिस्क्लोजर्स करो. और वो भी नहीं कर रहे तो हम बोलेंगे किताबें ट्रू एंड फेयर नहीं है, झूठी है, मक्कार है. ट्रू एंड फेयर नहीं है, झूठी एंड मक्कार है. और लास्ट हमारा लास्ट पॉइंट आता है. देखो आर से रेगुलेशन. अगर रेगुलेशन का पालन नहीं हो रहा तो हम बोलेंगे हमारा ओपिनियन ट्रू एंड फेयर नहीं है. और अगेन मैं बोलूं एक्सेप्टेबल एंड कंसिस्टेंट पॉलिसी. तो पॉलिसी एक्सेप्टेबल नहीं है, साथ साथ कंसिस्टेंट भी नहीं है. इफ इट इज नॉट एट ऑल कंसिस्टेंट तो हम क्या बोलेंगे? किताबें झूठी है, मक्कार है, ट्रू एंड फेयर नहीं है. एंड लास्ट पॉइंट इज डिस्क्लोजर. Disclosure of what? Of all material items. अब all material items मतलब बोले तो सही अकाउंट में, सही अमाउंट से, सही पीरियड, सब एकदम सही. सही अकाउंट, सही अमाउंट, सही पीरियड. ऐसा नहीं है रेवेन्यू को कैपिटल कर दिया और कैपिटल को रेवेन्यू कर दिया. और ऐसा भी नहीं करना 5 लाख के आइटम को 50,000 दिखा रहे हो या 50,000 को 5 लाख दिखा रहे हो. अमाउंट की गड़बड़ी भी नहीं. पीरियड. अगर मेरे पास 13 महीने का रेंट आया है तो मैं इस साल सिर्फ 12 महीने का ही दिखाऊंगी. 13 महीने का अगले साल, जो इस फालतू के महीने का अगले पीरियड में दिखाया जाएगा, करेंट पीरियड में नहीं दिखाया जाएगा. तो पीरियड भी राइट होना चाहिए. तो आप देखिए डिस्क्लोजर बकायदा, सही खाता. ऐसा नहीं है रेवेन्यू का आइटम था और कैपिटल में डाल दिया, कैपिटल का रेवेन्यू में डाल दे तो सोचो P&L में तो घाटा आ गया ना. अमाउंट बहुत छोटा था, उसको इतना बड़ा करके दिखा दिया, टैक्स की चोरी कर रहे. पीरियड, पिछले साल की चीजें इस साल में डाल दी, इस साल की चीजें पिछले साल में डाल दी, तो ये सारी गड़बड़ी कर दी. तो डिस्क्लोजर अपन को सब चाहिए. सही खाता, सही अमाउंट, सही पीरियड. और एक सिंपल लास्ट लाइन बोलूंगी, डिस्क्लोजर जो होना चाहिए, जो हमारा डिस्क्लोजर है
वो कुछ भी झूठा नहीं और कुछ भी छूटा नहीं, कुछ भी झूठा नहीं और कुछ भी छूटा नहीं। झूठा बोले तो झूठ कौन बोलते हैं? झूठ बोलती है छोटी छोटी एंटिटीज। वो क्या करती है, जानबूझ के सॉरी वो जानबूझ के घपलेबाजी करती है। ऐसी बड़ी बड़ी एंटिटीज भी बहुत घपलेबाजी करती है। तो हमको क्या चाहिए? कुछ भी झूठा नहीं और कुछ भी छूटा नहीं। एवरीथिंग शुड बी कंप्लीट, कंप्लीट एंड एक्यूरेट, कंप्लीट एंड एक्यूरेट चाहिए हमको, एकदम कंप्लीट एंड एक्यूरेट, एकदम राइट चाहिए, कुछ भी झूठा नहीं, कुछ भी झूठा नहीं, सही खाता, सही अमाउंट, सही पीरियड। तो ये हमारा मेरे बच्चे लोग ओपिनियन हुआ। ओपिनियन मतलब रोड, रोड। एंड व्हाट इज रोड? लॉ का पालन, ओपिनियन ट्रू एंड फेयर, एक्सेप्टेबल कंसिस्टेंट पॉलिसी, डिस्क्लोजर ऑफ ऑल मटेरियल आइटम्स इन राइट अकाउंट, अमाउंट इन पीरियड, फॉलोड बाय कुछ भी झूठा नहीं, कुछ भी झूठा नहीं, एवरीथिंग शुड बी कंप्लीट एंड एक्यूरेट। ऐसा ओपिनियन हमको चाहिए। एंड फाइनली हम लास्ट एक सेकंड में, लास्ट एक मिनट में हम सारी डेफिनेशन जो आज हमने पढ़ी, हम क्विक नोट पे रिकॉल करते हुए हम अपनी आज की क्लास वाइंड अप करते हैं। So audit is, yes class, yes, it is independent examination of what? Financial information। इंडिपेंडेंट मतलब किसी के फेवर में नहीं, किसी के पक्ष में नहीं, बिल्कुल अनबायस्ड, बिल्कुल ऑनेस्ट। करेगा कौन? ऑडिटर। क्या चेक करेगा? फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। क्या फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन कहाँ होती है? बुक्स ऑफ अकाउंट से बनती है। इससे क्या तैयार होते हैं? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। इस पे एग्जामिनेशन होते हैं। और ये एग्जामिनेशन कौन चाहता है? स्टेक होल्डर्स को चाहिए कि एक इंडिपेंडेंट ऑडिटर आए, इनको चेक करे, इनको एग्जामिन करे और इनको राइट ओपिनियन दे। और ये सब कौन करा रहा है? एंटिटी कौन है भाई? कैसी भी, बड़ी छोटी, कमा रही है, नहीं कमा रही है, कैसा भी लीगल स्ट्रक्चर हो। कई लोग वॉलेंट्री ऑडिट कराएंगे, कई लोग मैंडेटरी ऑडिट कराएंगे, लेकिन अंत में लास्ट विद अ व्यू टू एक्सप्रेस एन ओपिनियन देयर ऑन। कैसा ओपिनियन? ट्रू एंड फेयर ओपिनियन। और ट्रू एंड फेयर ओपिनियन देने के लिए हमें रेगुलेशन, एक्सेप्टेबल कंसिस्टेंट अकाउंटिंग पॉलिसी, डिस्क्लोजर ऑफ ऑल मटेरियल आइटम्स चेक करना होता है। दैट्स इट। थैंक यू सो मच फॉर टुडेज सेशन।